बच्चों, कल हमने रे ऑप्टिक्स का चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। रे ऑप्टिक्स में कल हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन फ्रॉम द प्लेन मिरर, राइट। आज हम कुछ टर्म्स को डिस्कस करेंगे, कुछ ऐसी टर्म्स जिससे कि आपको जो है ना क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो और थोड़ा एक्सप्लेनेशन बन जाए। सबसे पहली टर्म है एंगल ऑफ डेविएशन। इसका क्या मतलब है? तो देखिए, एंगल ऑफ डेविएशन का मतलब है कि एंगल made by ray of incidence angle made by ray of incidence या angle made between ray of incident and ray of final emergence। थोड़ा सा बात को समझिए कि एंगल बिटवीन एंगल ऑफ रे ऑफ इंसिडेंस एंड फाइनल इमरजेंट रे जो भी है उसको हम एंगल ऑफ डेविएशन कहेंगे। जैसे मान लीजिए आपका ये प्लेन मिरर है, अब प्लेन मिरर पर कोई रे आ रही है, मान लो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, है ना, आर है, ये आई है। अब क्योंकि रिफ्लेक्शन है इसलिए आर बराबर आई होगा। अगर ये मिरर यहाँ ना होता, अगर ये मिरर यहाँ ना होता तो ये रे क्या होती? सीधी निकल जाती। अगर ये मिरर यहाँ ना होता तो ये रे सीधी निकल जाती, है ना। लेकिन मिरर तो है, इसलिए ये रे है ना इतना घूम गई है, जो सीधे जानी चाहिए थी वो ऐसे चली गई है। ये आई है और ये आई है तो ये 2 आई है, 2 आई है। तो मैं पता है एंगल ऑफ डेविएशन क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा एंगल ऑफ डेविएशन इज 180 माइनस 2 आई। ये एंगल ऑफ डेविएशन की बात हुई, राइट। अच्छा, अभी देखिए, मान लो कोई मिरर यहां है और एक दूसरा मिरर मान लीजिए यहां है, ओके। अब अगर इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है और अब हम यहां से अगर कोई रे लेकर के आ रहे हैं जिसका यहां पे नॉर्मल के साथ में एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, तो यहां पे क्या होगा? नेचुरल है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है आई ही होगा, आई ही होगा, ये पक्का, ओके। तो बेटा ये अगर मिरर यहाँ न होता, अगर ये वाला मिरर ना होता तो ये रे ऐसे जाती। इसका मतलब एक एंगल ऑफ डेविएशन तो आपका क्या हो गया? एक एंगल ऑफ डेविएशन तो आपका 180 माइनस 2 आई हो गया। ये तो फर्स्ट एंगल ऑफ डेविएशन यहाँ हो गया। अब यहाँ की बात करते हैं, ये रे आई। अब ये मान लो कि यहाँ पर नॉर्मल यहाँ है ऐसे, ये एंगल थीटा है, ये क्या है? 90 माइनस आई है, ये थीटा है, ये 90 माइनस आई है। अब आप सोचिए कि ये एंगल क्या बनेगा? ये एंगल क्या बनेगा? ये थीटा है, ये 90 माइनस आई है, तो ये एंगल क्या बनेगा? 180 माइनस 90 माइनस आई और माइनस थीटा। तो ये एंगल आपका बन जाएगा, इसको मैं ज़रा लिख रहा हूँ, इस एंगल को अल्फा मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। अगर अल्फा मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए तो क्या होगा? अल्फा प्लस थीटा प्लस 90 माइनस आई बराबर 180 डिग्री, ये आएगा। अब आप जो है ना अल्फा निकालना चाहते हैं तो देखिए अल्फा कितना आएगा? अल्फा आएगा 90 माइनस आई, नहीं 90 प्लस आई माइनस थीटा आएगा, तो ये आपका अल्फा आ गया। अब ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल अल्फा है तो वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, वहां से ये रे रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होगी। सवाल उठता है कि ये जो नया एंगल ऑफ इंसिडेंस आया है, न्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये कितना होगा? तो ये होगा आई माइनस 90 माइनस अल्फा। 90 में से आप इसको सब्ट्रैक्ट करिए, जब 90 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये एंगल आएगा थीटा माइनस आई, तो इसका मतलब ये एंगल थीटा माइनस आई होगा। और ये आपका जो नेक्स्ट डेरिवेशन होने वाला है, मतलब नेक्स्ट डेविएशन जो होने वाला है वो होने वाला है 180
माइनस 180 माइनस 2 इंटू थीटा माइनस आई, ये आपका जो है ना एंगल ऑफ डेविएशन होने वाला है। तो टोटल एंगल ऑफ डेविएशन कितना हो गया, टोटल दोनों को जोड़ दो, टोटल दोनों को जोड़ दो। तो देखिए 180 माइनस 2 थीटा माइनस आई प्लस 180 माइनस 2 थीटा माइनस 2 आई, सॉरी माइनस 2 आई। तो देखिए आपके पास में रिजल्ट क्या आने वाला है, आपके पास में रिजल्ट आने वाला है 180 180 360 माइनस 2 थीटा का रिजल्ट आएगा। ये आपका डेविएशन हो गया। यानी कुल मिलाकर के हमें डेविएशन का मतलब समझना है कि डेविएशन का मतलब, देखो याद कुछ नहीं रखना, याद कुछ भी नहीं रखना, याद रखने में नुकसान हो जाएगा। आपको डेविएशन का मतलब समझना है कि एक रे आई, अब एक रे अगर ये मिरर ना होता तो सीधी जाती, लेकिन मिरर होने के कारण ये घूम गई, तो कितना घूमी वो आपका डेविएशन है। रे जितना टर्न हो गई वो डेविएशन है, राइट। फिर ये रे यहाँ गई, अगर ये मिरर ना होता तो सीधी जाती, अगर ये मिरर ना होता तो सीधी जाती, लेकिन मिरर तो है इसलिए ये घूमेगी वापस। तो कितना घूमी, जितना घूमी वो एंगल ऑफ डेविएशन है। आपके पास में जितनी बार ऐसा हो रहा है तो सारा घुमाव निकालिए, दैट इज द एंगल ऑफ डेविएशन हर हालत में। तो जब भी कभी आपको एंगल ऑफ डेविएशन पता करना हो तो टू फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन, to find the angle of deviation, simply find the total angle of turn, टर्निंग ऑफ रे, टोटल एंगल ऑफ टर्निंग ऑफ रे। ये आप टोटल फाइंड आउट करिए कि टोटल टर्न कितना हुआ। तो जैसे अब ये भी हमने इसमें जो किया ना सेकंड, देखिए इसमें हमने क्या किया था, यहाँ पर ये रे आई थी, अगर ये मिरर ना होता तो सीधे निकल जाती, तो हमने ये वाला टर्न निकाला, ये एंगल ऑफ डेविएशन हो गया। अब यहाँ 2 मिरर थे तो क्या किया हमने कि रे यहाँ से आई ऐसे टर्न हुई, तो हमने ये एंगल टर्न निकाला, फिर हमने फिर टर्न हुई फिर निकाल दिया। तो जितना आपने निकाला उतना आप मतलब टर्न निकालते जाइए आप। जैसे अब देखो मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ, अगर ये 2 आपके पैरेलल मतलब सॉरी परपेंडिकुलर मिरर्स हैं, इन दोनों मिरर्स के बीच में क्या एंगल है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री। अब अगर यहाँ से रे आई है, ये मान लो आई है कि दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, तो पक्का है कि रिफ्लेक्शन क्या होगा, रिफ्लेक्शन आई के बराबर ही होगा, रिफ्लेक्शन आई के बराबर होगा। अगर ये वाला मिरर ना होता नीचे वाला तो ये रे सीधी जाती, लेकिन मिरर तो है इसलिए ये एंगल ऑफ टर्न ये हुआ। इसको हम कहेंगे फर्स्ट डेविएशन। एक बार डेविएशन हुआ डेल्टा 1, और इस डेल्टा 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डेल्टा 1 की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 2 आई, ये डेल्टा 1 की वैल्यू आ गई। आगे देखिए, अब आपका ये नॉर्मल है बेटा, यहाँ पे ये नॉर्मल है, ये आपका आई है, ये वाला जो है 90 माइनस आई है, ये वाला 90 माइनस आई है, तो इसका मतलब ये वापस आई होगा, है ना, और ये फिर 90 माइनस आई होगा। अब ये यहाँ से वापस ऐसे निकलेगी, तो दैट इज 90 माइनस आई। अब देखना एंगल ऑफ डेविएशन कितना आएगा, मैं निकाल रहा हूँ। ये एक्चुअल में 90 माइनस आई जो है ना, क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो यहाँ पर जो नया एंगल ऑफ डेविएशन आने वाला है वो ये आएगा, और ये आएगा 290 माइनस आई, 2 इंटू 90 माइनस आई, क्योंकि ये रे है ना, ये रे है, अगर ये यहाँ जाती तो यहाँ जाती, तो यहाँ पर अच्छा ये 2 आई आएगा, सॉरी 2 आई आएगा बताइए, ये 90 माइनस आई यहाँ होगा, तो ये यहाँ पर 2 आई आएगा, वो आएगा। तो अब देखो टोटल डेविएशन कितना हुआ, टोटल डेविएशन डेल्टा 1 था आपका 180 माइनस 2 आई, और फिर 2 आई का और आ गया, यानी 180 का टोटल डेविएशन हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि रे एंटी पैरेलल हो जाएगी, रे क्या हो जाएगी, एंटी पैरेलल हो जाएगी। ये आप एंगल ऑफ डेविएशन निकालने के लिए ये ढूंढेंगे, रे आई, फिर कितना घूमी, फिर गई, फिर कितना घूमी, फिर भी मान लो घूम रही है एक बार और, तो फिर कितना घूमी, फिर भी मान लो एक बार और घूम रही है तो कितना घूमी, जितना घूमी सबका टोटल करते जाओ, दैट विल बी एंगल ऑफ टोटल टर्न, दैट इज एंगल ऑफ टोटल डेविएशन।
चलिए आगे सवाल देखिए, आगे क्या चीज़ है ये देखो कि रोटेशन ऑफ प्लेन मिरर थ्रू एंगल थीटा। देखिए मैं बता रहा हूं, मान लो ये प्लेन मिरर है एक, अगर यहां पर नॉर्मल है और यहां से कोई रे आ रही है बेटा आई, तो ये रे यहां जाएगी, सॉरी ये रे यहां जाएगी, इसे कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, तो इसे भी कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आई। अब अगर मैं ये जो मिरर है प्लेन मिरर, इस प्लेन मिरर को थीटा एंगल से घुमा दूं, थीटा एंगल से घुमा देता हूं, मान लो ऐसे कर देता हूं मैं इस प्लेन मिरर को, देखो मैं ब्लैक कलर से बना रहा हूं, प्लेन मिरर को मैं थीटा एंगल से घुमा दे रहा हूं, ये लो जी, ये प्लेन मिरर को मैंने टर्न कर दिया, तो प्लेन मिरर थीटा एंगल से टर्न हो गया, तो इसकी जो नॉर्मल है ना वो भी थीटा एंगल से टर्न हो जाएगा, बिल्कुल नॉर्मल भी उतना ही टर्न हो जाएगा जितना कि मिरर टर्न हुआ, ये ध्यान रखो। तो नॉर्मल टर्न हो गया कितने एंगल से, थीटा एंगल से। अब देखो क्या सीन बना है, ये आपका मिरर, अब रे आपकी वही है, रे ऑफ इंसिडेंस नहीं बदल रही है, यानी कि ये एंगल आपका आ गया आई माइनस थीटा, ये एंगल कितना आ गया आई माइनस थीटा, और वो एंगल अब आई माइनस थीटा होगा दूसरा वाला, है ना, सॉरी ये आई माइनस थीटा हुआ ना, तो अब यहाँ से ये रे जो आई है ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी और ये आई माइनस थीटा होगा। अब ध्यान दो, पहले ये आई और आई मिलकर के 2i थे, अब ये आई माइनस थीटा और आई माइनस थीटा मिलकर के आई माइनस 2 थीटा होगा। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इफ a mirror is rotated through angle theta, if a mirror is rotated through angle theta, if a mirror is rotated through angle theta, then reflected ray is rotated by angle 2 theta, by angle 2 theta if ray of incidence is same. तो ये बात आप समझने की कोशिश करिए कि अगर मान लीजिए जैसे ये रे ऑफ इंसिडेंस थी पहले और ये रे ऑफ रिफ्लेक्शन थी, आई एंगल था तो आई से ही रिफ्लेक्ट हुआ, तो 2i एंगल था दोनों के बीच, फिर हमने इस मिरर को जो है ना थीटा एंगल घुमा दिया, मिरर को हमने थीटा एंगल घुमा दिया, तो ये मिरर ऐसे हो गया, राइट, तो आपका नॉर्मल भी उतना ही घूम गया, जितना मिरर घुमा उतना नॉर्मल भी घुमा, तो आपकी ये रे ऑफ इंसिडेंस का जो एंगल है ना वो आई माइनस थीटा हो गया, आई माइनस थीटा हो गया, उसका रिफ्लेक्शन भी आई माइनस थीटा से ही होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये आई माइनस थीटा, ये आई माइनस थीटा दोनों मिलकर के 2i माइनस थीटा हुआ, और जो पहले वाला ये था ये 2i था, तो इसका मतलब ये डिफ्रैक्शन आ गया आपका। तो इफ अ मिरर इज रोटेटेड थ्रू एंगल थीटा देन रिफ्लेक्टेड रे इज रोटेटेड बाय एंगल 2 थीटा इफ रे ऑफ इंसिडेंस इज सेम। रे ऑफ इंसिडेंस नहीं बदलनी चाहिए। चलिए आगे देखिए, आगे हम बात करेंगे फील्ड ऑफ व्यू। एक्चुअली फील्ड ऑफ व्यू क्या है, एक स्पेस है मिरर के सामने जिसमें से इमेज देखी जा सकती है। तो देखिए इट इज रीजन ऑफ स्पेस, it is region of space through which image can be observed. ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान दो आप। जैसे मान लो ये आपका एक मिरर है, ये मान लीजिए आपका मिरर है, राइट। अच्छा, अब आपने यहाँ एक ऑब्जेक्ट रखा है, निश्चित रूप से इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो तो अंदर ही बनेगी, उतनी ही दूर बनेगी जितनी दूर ऑब्जेक्ट है, यानी कि इमेज एकदम सेम डिस्टेंस पर बनेगी, जरा सा भी कम ज़्यादा नहीं होगा। ये तो क्लियर हो गया। अब सवाल उठता है कि इस इमेज को आप कितने दूर तक से देख सकते हो, किस फील्ड में देख सकते हो। देखिए मैं बताता हूँ क्या होगा।
इस ऑब्जेक्ट से आप एक रे ड्रॉ करिए टू द एज ऑफ मिरर। यहाँ पर आप रे ड्रॉ करिए, यहाँ पर आप रे ड्रॉ करिए, और अब इस रे को आप रिफ्लेक्ट करिए यहाँ से। ये रिफ्लेक्ट हो गया, ये रिफ्लेक्ट हो गया। ये जो है ना, ये वाली चीज़, ये आपका फील्ड ऑफ व्यू है, ये आपका फील्ड ऑफ व्यू है। इसके बाहर अगर आप चले जाएंगे ना, जैसे ये सारा फील्ड ऑफ व्यू है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा फील्ड ऑफ व्यू है। यहाँ आपको दिखाई देगा, क्या दिखाई देगी? इमेज दिखाई देगी, फील्ड ऑफ व्यू। लेकिन अगर आप इससे बाहर निकल गए फिर आपको इमेज दिखाई नहीं देगी। जैसे आप यहाँ खड़े हो, अब आपको इमेज दिखाई नहीं देगी, यहाँ खड़े हो तो आपको इमेज दिखाई नहीं देगी। यानी ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपने जो एंड है मिरर के एंड्स, वहाँ से जो रिफ्लेक्शन होगा, अगर आप उसके बियॉन्ड जाकर के देखना चाहेंगे तो वो नहीं दिखाई देगी, लेकिन उसके अंदर अंदर से आपको इमेज दिखाई देगी, राइट। तो ये फील्ड ऑफ व्यू कहलाता है ना। हर चीज़ के लिए ऐसे फील्ड ऑफ व्यू बना सकते हो आप। वेलोसिटी ऑफ इमेज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, मान लीजिए आपके पास में एक मिरर है। अब अगर आपके पास में एक कोई बॉडी है, वो ऐसे चल रही है, मान लो ये आपका चल रही है। अगर ये मान लो आपका एंगल थीटा है, ये यू है, यू है, ऑब्जेक्ट जा रहा है मान लो ऐसे यू स्पीड से, तो मैं कहूँगा कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट होगा यू कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। अगर मैं इसको x मानूं, आई कैप कहूँ, और इसको जे कैप कहूँ, तो नेचुरल है अगर वहाँ पर मान लो ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है तो u cos थीटा आई कैप u sin थीटा जे कैप आ गई, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट आ गई, करेक्ट। अच्छा, अब वेलोसिटी ऑफ इमेज पता है क्या आएगी? जहाँ ये पहले ऑब्जेक्ट था उतनी ही दूर आप इमेज रखिए, स्टार्ट वाली। हाँ जी, अब ये इमेज है, अब आपकी ये इमेज है ना यूँ जाएगी, ये होगी। तो मैं आपको बताऊं कि वेलोसिटी ऑफ इमेज जो हो जाएगी ना, वो क्या हो जाएगी? जो ये आपका u cos थीटा है, उसको लिख दीजिए u माइनस cos थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। ये आपकी वेलोसिटी ऑफ इमेज हो जाएगी, राइट। अच्छा, अगर मान लीजिए मिरर भी चल रहा हो तो, जैसे मान लो कि ये आपका मिरर है, मतलब अलग अलग सिचुएशंस हैं। मान लीजिए ये आपका मिरर है और ये मिरर इधर जा रहा है, मान लो कुछ स्पीड से, जिसको आप कह सकते हो वेलोसिटी ऑफ मिरर vm। ये मिरर जा रहा है इस स्पीड से vm। अब अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से u स्पीड से जा रहा है, एंगल cos थीटा है, तो ये थीटा हो गया, तो ये होगा u cos थीटा और ये होगा u sin थीटा। तो देखो बेटा, बात यह है u cos थीटा और u sin थीटा। u sin थीटा तो वहाँ भी वो का वही रहेगा, u sin थीटा में तो चेंज आएगा नहीं। जो पैरेलल वाला कंपोनेंट है वो कभी नहीं बदलता, हमेशा नॉर्मल वाला कंपोनेंट ही बदलता है। तो आप देखिए ये आपका u sin थीटा हो गया। अब मैं पता है यहाँ क्या बोलूँगा? यहाँ मैं बोलूँगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है u cos थीटा माइनस vm। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इस वेलोसिटी को मैं माइनस vm बोलूँगा, इस वेलोसिटी को प्लस u cos थीटा बोलूँगा। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर इज u cos थीटा माइनस वेलोसिटी ऑफ द मिरर। तो ये आपके पास में कितना आ गया? ये आ गया u cos थीटा प्लस vm। ये आपका वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हुआ विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। तो देखो वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या आएगा? वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर आएगा नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो ध्यान दीजिए, वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या आ रही है? वेलोसिटी ऑफ इमेज आ रही है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर इज माइनस u cos थीटा प्लस v मिरर, है ना। इसका नेगेटिव हो गया, इसको अब मैं बोलूँगा इट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, ऐसे बोलूँगा मैं। तो आप जरा चेक करिए वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या आएगी, वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या आएगी। तो मैं बोलूँगा वहाँ से वेलोसिटी ऑफ इमेज आएगी माइनस u cos थीटा माइनस vm।
अच्छा एक बात है ना, यहाँ पर भी तो ये माइनस माइनस फिर ये प्लस होगा ना, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे माइनस वी एम आएगा ना बेटा, ये माइनस वी एम है एक्चुअल में, तो हम बोलेंगे यहाँ पे कि इट इज वी आई, फिर उधर से आकर के ये माइनस और होगा यहाँ पे माइनस वी एम, तो आपके पास में आंसर आएगा माइनस यू कॉस थीटा माइनस ट्वाइस वी एम, ये आएगा आपका वेलोसिटी ऑफ इमेज। अच्छा, जब वेलोसिटी ऑफ इमेज आपके पास में ये आ गई ना, ये तो मिरर के परपेंडिकुलर वाली आई, ये वाला इसमें ऐड होगा, ये वाला इसमें ऐड होगा। देखो वेलोसिटी ऑफ इमेज नेट, नेट जो आएगी ना वो बेटा आएगी आपके पास में u cos थीटा माइनस ट्वाइस वी एम, ये तो है आई कैप, और प्लस u साइन थीटा जे कैप है, ये चीज़ है, ये चीज़ है। हमेशा ये बात ध्यान रखिए, मतलब पता नहीं क्या हो सकता है, यानी कि कुछ भी दिया जा सकता है। जैसे मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है कि आपका ये मिरर है, मिरर है, ये यहाँ से आपका ऑब्जेक्ट जा रहा है मान लो ऐसे, और हो सकता है मिरर जो है उसको भी चला दिया जाए और उसको चला दिया जाए ऐसे, कि मिरर जा रहा है और ये जा रहा है ऑब्जेक्ट। अब आपको वेलोसिटी ऑफ इमेज चाहिए, तो पता है कुछ नहीं करना, कोई चिंताजनक बात नहीं है, आप जो है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट निकालिए विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट वेक्टर माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर वेक्टर आपने निकाल लिया, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू मिरर वेक्टर आपने निकाल लिया। अब इसमें क्या होंगे, दो कंपोनेंट आएंगे, एक कंपोनेंट होगा मिरर के पैरेलल और एक कंपोनेंट होगा मिरर के परपेंडिकुलर। तो आप क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर निकालेंगे, और उसमें क्या करेंगे आप, उसमें आप जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी है ना, जो नॉर्मल में है, नॉर्मल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी कंपोनेंट आ रहा है उसको नेगेटिव कर दें, बस उसको नेगेटिव कर दें, और बाकी जो पैरेलल कंपोनेंट आएगा वो तो कभी बदलेगा ही नहीं, वो तो वैसा का वैसा रहेगा, वो कभी भी नहीं चेंज होगा। परपेंडिकुलर वाला एकदम रिवर्स हो जाएगा, तो इसलिए उसको माइनस कर दीजिए, फिर आप वेलोसिटी ऑफ इमेज निकाल लीजिए माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर कर दीजिए, खत्म, आपका आंसर आ जाएगा। हमेशा ऐसा ही करना पड़ेगा, यानी इस तरह से सवाल हो सकते हैं, काफ़ी सारे, बहुत सारे सवाल हो सकते हैं। चलिए अगला वाला सवाल देखो क्या है। हाँ, एक सवाल है अपने पास में, अ पर्सन स्टैंडिंग एग्जैक्टली मिडिल ऑफ अ रूम, ही वांट्स टू सी फुल इमेज ऑफ द वॉल बिहाइंड हिम इन अ मिरर हैंगिंग ऑन द अपोजिट वॉल, हैंगिंग ऑन द अपोजिट वॉल, अपोजिट वॉल, व्हाट शुड बी द साइज ऑफ मिरर। देखो बेटा ये क्वेश्चन मैंने कल दिया था आपको होमवर्क के लिए, तो ये कल होमवर्क के लिए दिया था, ये मैं आज इसको सॉल्व कर देता हूँ कि आपका क्या सीन होना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये आपके कमरे की एक दीवार है और ये आपके कमरे की दूसरी दीवार है, तो ये कमरे की मान लीजिए दो दीवारें हैं एकदम, ये ग्राउंड है, जमीन है। अब एकदम मिड में आप खड़े हैं, आप एकदम मिड में खड़े हैं, मान लीजिए आपकी आंख यहाँ है, सॉरी एकदम मिड में बनाओ भाई, ये दोनों दीवार है ना, तो एकदम बीचों बीच यहाँ आएगा, मान लो आपकी आंख यहाँ है, ये आपकी आई है। अब हम देखना चाहते हैं दीवार पूरी, वी वांट टू सी कंप्लीट वॉल, ये वॉल की हाइट h है, तो मैं पूरी की पूरी वॉल की हाइट देखना चाहता हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक मिरर लगा दे रहा हूँ, मान लीजिए मिरर इस साइज का है, हमें मिरर की साइज पता करनी है जिससे कि वॉल पूरी की पूरी दिखाई देवे, वॉल 100% वॉल दिखाई देवे, यानी वॉल का सबसे नीचे वाला हिस्सा दिखाई देवे, सबसे ऊपर वाला हिस्सा दिखाई देवे। अगर सबसे नीचे और ऊपर वाले दिख गए तो बीच वाली वॉल तो दिख ही जाएगी, है ना। तो देखिए मैं सबसे ऊपर वाले हिस्से को इस मिरर के यहाँ ला रहा हूँ रे पर, और ये रे रिफ्लेक्ट होकर इसकी आंख में जाएगी, ये एंगल सेम बनेगा हमेशा, ये ध्यान रखना। दिस एंगल इज थीटा एंड दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा, है ना। डायग्राम भले ही अच्छा न बने लेकिन एंगल सेम है वो, है ना। यहाँ से एक रे आएगी लोअर एंड पर और वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर जाएगी। अगर मैं यहाँ से एक एंगल ड्रॉ करूँ परपेंडिकुलर, इस एंगल को मैं कहूँगा अल्फा और इस एंगल को मैं कहूँगा अल्फा, राइट। अच्छा जी, ये वाली जो डिस्टेंस है वो है पूरी डिस्टेंस d, और ये डिस्टेंस जो है वो है d/2,
ये वाले डिस्टेंस, क्योंकि मिडल में रखा है, मिडल में रखा है। अब देखो सुनो, ये एंगल थीटा है बेटा और ये एंगल थीटा है, ये एंगल अल्फा है और ये एंगल अल्फा है। अब आपको क्या चाहिए, आपको मिरर की साइज चाहिए, ये वाली मिरर की साइज चाहिए। तो देखो मैं ऐसे कहूँगा, मैं कहूँगा कि अगर ये यहाँ से यहाँ तक x है और ये यहाँ से यहाँ तक y है, तो मैं कहूँगा ये यहाँ से यहाँ तक y/2 है, क्योंकि ये y है और ये y/2 है, तो ये d है तो ये d/2 है, तो ये y/2 है और ये y/2 है। यानी कि व्हाट इज हाइट ऑफ वॉल, h इज हाइट ऑफ वॉल, तो वो है 2y, नहीं सॉरी, हाइट ऑफ वॉल है x प्लस x/2 प्लस y प्लस y/2, यानी ये है आपका 3/2 x प्लस y, ये है बेटा। अच्छा अब देखो मिरर की साइज क्या है, साइज ऑफ मिरर m, मिरर x/2 प्लस y/2, यानी 1/2 x प्लस y, ये है। अब साइज ऑफ मिरर में आप h का भाग लगा दो, कितना आ जाएगा, ये 1/3 आ जाएगा, चेक करिए। यानी 1/3 आपका मिरर होना चाहिए, जितनी ऊंची दीवार है उसका 1/3 होना चाहिए। तो मिरर आपका 1/3 साइज का होगा तो आपका दीवार पूरी पूरी दिखाई देगी। आगे देखिए, 2 प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड एट एंगल थीटा, a ray coming parallel to one mirror and finally goes parallel to the other mirror, थीटा क्या होगा। अच्छा, मतलब इन्होंने क्या किया है, एक 2 प्लेन मिरर लिए हैं जिनको एंगल थीटा पर इंक्लाइन किया है। देखो मैं डायग्राम बना रहा हूँ, 2 मिरर हैं और इन दोनों मिरर्स को एंगल थीटा पर इंक्लाइन किया है। अब रे एंट्री कर रही है एक मिरर के पैरेलल, तो देखो जी बात यह है, रे एंट्री कर रही है एक मिरर के पैरेलल, यानी इसके पैरेलल। अब आप बात समझिए, ये रे इस मिरर के पैरेलल कर रही है एंट्री, इसका मतलब ये हुआ कि दिस एंगल इज सर्टेनली थीटा, दिस एंगल इज सर्टेनली थीटा, राइट। अच्छा ये एंगल थीटा है तो बेटा ये 90 माइनस थीटा है, तो इट इज आई इज 90 माइनस थीटा, ये हो गया। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, वही होगा 90 माइनस थीटा, ये आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर आएगा, एंड दिस विल बी 90 माइनस थीटा, राइट। अच्छा अब आप ये जो है ना मिरर, इसका परपेंडिकुलर बनाइए, नॉर्मल बनाइए, नॉर्मल। तो ये आपका जो एंगल है वो क्या है, अगर ये 90 माइनस थीटा है, सोचिए ये 90 माइनस थीटा है तो इसका मतलब ये थीटा होगा, ये थीटा और ये थीटा, तो ये कितना हो गया, ये 180 माइनस 2 थीटा है, ये 180 माइनस 2 थीटा है। जब ये 180 माइनस 2 थीटा है तो ये कितना होगा, ये कितना होगा बेटे ध्यान दो, ये थीटा और थीटा है तो ये 180 माइनस 2 थीटा है पक्का, ये आपका थीटा था तो ये 90 माइनस थीटा था, ये 90 माइनस थीटा था, ये थीटा हो गया, ये थीटा हो गया, ये 180 माइनस थीटा हो गया, राइट। अब ये वाला एंगल चाहिए मुझे, आई वांट दिस एंगल, आई वांट दिस एंगल, ये एंगल की ज़रूरत है मुझे। तो मैं बताऊँ ये एंगल कितना आएगा, ये आएगा 90 माइनस 180 प्लस थीटा, यानी ये आ जाएगा, ध्यान दो 180 माइनस 2 थीटा आएगा ना ये, हाँ सॉरी 180 प्लस 2 थीटा, यहाँ पे प्लस 2 थीटा आएगा, तो ये आ जाएगा 2 थीटा माइनस 90, ये आ जाएगा 2 थीटा माइनस 90, ये आ गया। अब जब ये एंगल 2 थीटा माइनस 90 हो गया तो यहाँ से जो रे रिफ्लेक्ट होगी, यहाँ से जो रे रिफ्लेक्ट होगी वो भी 2 थीटा माइनस 90 पर ही होगी। अच्छा तो फिर गोज पैरेलल टू द मिरर, हमें वो सिचुएशन चाहिए जिससे कि गोज पैरेलल टू द मिरर हो जाए, थीटा ऐसा चाहिए हमारे को, ऐसा थीटा चाहिए, ओके।
तो अब एक बात सुनो, अगर ऐसा थीटा चाहिए ना तो आपके पास में ये जो रे आ रही है, अच्छा इसके पैरेलल जाइए ना, हाँ इसके पैरेलल चली जाइए, इसके पैरेलल, यानी कि हमारा ये वाला एंगल चाहिए हमको, और ये एंगल आपका टू थीटा माइनस 90 आएगा, 2 थीटा माइनस 90 आएगा ये एंगल, राइट। अब ये एंगल 2 थीटा माइनस 90 आएगा, तो आप जरा सोचिए कि इस एंगल की वैल्यू क्या है, 2 थीटा माइनस 90 है ये, और हमें थीटा चाहिए, हमें थीटा चाहिए, तो बट नेचुरल है कि ये वाला जो एंगल है ये थीटा है, ये थीटा है, पूरा थीटा है। क्यों? ये थीटा ये रहा, ये आपका थीटा रहा। कुल मिलाकर के गेम ये रहा कि 2 थीटा माइनस 90 प्लस थीटा, 2 थीटा माइनस 90 प्लस थीटा, ये आपका हुआ है 90 डिग्री, ये आपका हुआ है 90 डिग्री। तो 3 थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री आ गया। आप देखिए बात को समझिए कि कह क्या रहे हैं। कह रहे हैं 2 प्लेन मिरर्स आर inclined at angle theta, a ray coming parallel to one mirror and finally goes parallel to other mirror। थीटा की वैल्यू चाहिए हमारे को, यानी ऐसी क्या हो दोनों मिरर्स के बीच में एंगल थीटा कि ऐसा घटना घटित हो जाए। तो आप देखेंगे ना तो बात बड़ी सीधी सी है। आपने क्या किया, 2 मिरर्स को एक दूसरे के साथ में थीटा एंगल पर लगा दिया। अब ये कह क्या रहे हैं, ये कह रहे हैं एक रे आई किसी एक मिरर के पैरेलल, तो उसके पैरेलल मान लेते हैं, उसके पैरेलल आई, तो उसके पैरेलल आई तो बेटा ये एंगल थीटा हुआ, ये एंगल थीटा हुआ। तो नेचुरल है जब ये एंगल थीटा हुआ तो ये एंगल कितना हुआ, ये एंगल 90 माइनस थीटा हुआ। तो ये रे यहाँ से चली गई, यहाँ से चली गई, ये एंगल 90 माइनस थीटा हुआ, पक्का। अच्छा अब ये कह रहे हैं कि यहाँ से जब ये रिफ्लेक्ट हो तो पहले मिरर के पैरेलल हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हमें चाहिए, जुगाड़ चाहिए ऐसा। तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा हो गया, और ये इन्होंने थीटा कहा है, इसका मतलब ये 180 माइनस 2 थीटा हो गया। 180 माइनस 2 थीटा होने का मतलब आप जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये यहाँ पर देखो नॉर्मल है, ये यहाँ पे नॉर्मल है, तो अब ये 180 माइनस 2 थीटा हुआ, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 90 माइनस 180 माइनस 2 थीटा, तो वो प्लस हो जाएगा, तो 2 थीटा माइनस 90 आएगी। ये वाला एंगल जो है ना वो 2 थीटा माइनस 90 हुआ, ध्यान दो, ये वाला जो एंगल है ये 2 थीटा माइनस 90 हुआ। अब जब ये 2 थीटा माइनस 90 हुआ तो नेचुरल है कि ये 2 थीटा माइनस 90 होगा, ये 2 थीटा माइनस 90 हुआ, और जब ये 2 थीटा माइनस 90 हुआ तो ये एंगल कितना आएगा, ये एंगल तो थीटा ही है, ये एंगल तो थीटा ही है, पहले से ही बोल रखा है। तो अब देखिए ये इसका और इसका सम मिला करके 90 आएगा, इसका सम मिला के 90 आएगा, तो 2 थीटा माइनस 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, नहीं सॉरी 90 डिग्री, तो ये आ जाएगा 3 थीटा बराबर 180 डिग्री, यानी कि थीटा बराबर 60 डिग्री आ जाएगा, राइट। 2 बार समझा दिया आपको, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखो। An object is placed at a distance d from the plane mirror. A man walks parallel to the mirror at distance 2d. Find the length of the line of his walk so that he can view the image. मतलब इतनी हमें चाहिए जिससे कि वो इमेज देख सके। फाइंड द लेंथ ऑफ मैक्सिमम लेंथ चाहिए। देखो मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, है ना, देखना। मान लीजिए ये मिरर है, ये मिरर का, ठीक है। तो डिस्टेंस d पर एक ऑब्जेक्ट को रख दीजिए आप, ये डिस्टेंस d पर हमने एक ऑब्जेक्ट को रख दिया, राइट, ये डिस्टेंस d है, ओके। अब यहाँ एक आदमी है जो 2d डिस्टेंस पर है, तो ये d है, ये 2d डिस्टेंस हो गई यहाँ से, किससे, मिरर से, ये डिस्टेंस d, ये 2d,
हाँ ये लो जी, ये 2D डिस्टेंस हो गई, ये 2D डिस्टेंस हो गई, राइट। अब ये आदमी यूं चल रहा है यहां से, अब आदमी यूं चल रहा है और इधर इमेज को देखते जा रहा है। तो देखिए अगर ये d डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा है तो भैया इसकी इमेज भी अंदर d पर ही बनेगी, है ना। ये d पर ही बनेगी अंदर, तो ये इमेज आ गई आपकी। अब आप ध्यान दीजिए ये इमेज है तो ये डिस्टेंस d है, ये डिस्टेंस d है और ये डिस्टेंस d है, ये तीनों डिस्टेंस dd है, राइट। अब मैं ये देखना चाहता हूं कि इमेज से जो रेज आ रही है उसका क्या सीन बनने वाला है। इमेज से जो रेज आ रही है वो ये बनने वाली है। अब आप देखेंगे तो सीन ऐसा है कि यहां से जो रे आ रही है वो यहां से रिफ्लेक्ट हो रही है और यहां से जो रे आ रही है वो यहां से रिफ्लेक्ट हो रही है ना। ओके, ये डिस्टेंस अगर d है और ये डिस्टेंस अगर d है तो मैं कहूँगा कि आप चेक करिए, आप चेक करिए, अगर ये मिरर की लेंथ कुछ भी मान लेते हैं हम, मान लो मिरर की लेंथ l है या मिरर की हाइट h है, मान लो मिरर की जो साइज है ना वो h है, h इज साइज ऑफ द मिरर, h इज साइज ऑफ द, या एक काम करो मिरर की जो है ना आप साइज l मान लो, ये एक्चुअल में मिरर की साइज के फॉर्म में आना चाहिए। मिरर की साइज क्वेश्चन में दे नहीं रखी क्या। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस d फ्रॉम अ प्लेन मिरर, a man walks parallel to the mirror at a distance 2d, find the length of the line of his work, his walk so that he can view the distance। अच्छा अब एक बात है ना कि वो यहाँ पर घूमेगा, राइट। तो यहाँ पर जब वॉक कर रहा है तो ये इसकी तो जरूरत पड़ेगी हमारे को l की, तो l देना पड़ेगा बेटा। ये l जो है ना ये मिरर की साइज है, साइज ऑफ द मिरर है, साइज ऑफ द मिरर है ये l। तो पता है क्या होगा, ये l है यहाँ से तो ये l/2 है और ये l/2 है, राइट। अच्छा ये l/2 है, ये l/2 है और यहाँ से ये l/2 होगा यहाँ से यहाँ तक, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डिस्टेंस है ये डबल है, तो ये पूरी की पूरी l होगी और ये l होगी और ये l होगी, तो 3l लेंथ आ जाएगी, 3l लेंथ आ जाएगी। आप बात को समझो, ये सिमिलर ट्रायंगल मेथड से, सिमिलर ट्रायंगल मेथड से ये आपका d है और ये l है, ये आपका d है और ये l है, तो इसका मतलब ये 2d है, ये 2d है ना, ये वाला 2d है, ये वाला 2d है, ये आपका सिमिलर ट्रायंगल है, तो इसका मतलब ये l है, ये l/2 है, ये d है तो ये l/2 है, तो ये 2d है तो ये l है। इसी तरीके से ये d है तो ये l/2 है, तो इसका मतलब ये 2d है यहाँ से यहाँ तक, तो ये कितना है आपका, ये l है यहाँ से यहाँ तक। या आप यहाँ से डायरेक्ट भी ले सकते हो कि अगर ये डिस्टेंस d है और ये l/2 है तो ये डिस्टेंस 3d है तो ये 3l/2 होगी और उधर 3l/2, 3l/2 प्लस 3l/2 मिल करके 3l हो जाएगी। तो 3l जो है वो आपका जो है ना वो होगा मैक्सिमम रेंज। मतलब इससे ज़्यादा फिर अगर यहाँ खड़ा होगा तो इमेज नहीं दिखेगी, यहाँ खड़ा होगा तो इमेज नहीं दिखेगी, इसके अंदर अंदर कहीं भी खड़ा होगा तो इमेज दिखाई देगी। इसे फील्ड ऑफ व्यू कह सकते हो आप, कि वो जो इमेज बन रही है उसका फील्ड ऑफ व्यू यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ टू मिरर्स आर placed perpendicular then prove that whatever be the angle of incidence the final reflected ray will go parallel to the incident ray। ये मैं आपको कर चुका अभी थोड़ी देर पहले, फिर भी एक बार दोबारा कर देते हैं। हालांकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने किया है। ये मान लो दो प्लेन मिरर है, दोनों 90 डिग्री पर इंक्लाइंड है, हाँ जी। टू प्लेन मिरर्स आर प्लेस्ड परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर रख दीजिए दो मिरर्स को, 90 डिग्री आ गया, राइट। अच्छा देन prove that whatever be the angle of incidence the final reflected ray will go parallel to the other incident ray। तो आप एक काम करो, यहाँ पे एक इंसिडेंट रे डाल दीजिए। अब मान लो आपने ये इंसिडेंट रे डाला, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है बेटा,
तो नेचुरल एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी आई होगा, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा आई पक्का। ये एंगल ऑफ है तो ये 90 माइनस आई है, ये 90 माइनस आई है, ये 90 माइनस आई है, तो निश्चित रूप से ये आई होगा, और ये आई होगा, एक मिनट, ये आई होगा बेटा, ये आई है, ये 90 माइनस आई है, ये आई है, ये आई है, ये 90 माइनस आई है। अब यहाँ पर एक नॉर्मल डालिए आप, यहाँ से ये रिफ्लेक्शन आएगा यहाँ पर, राइट। अब देखिए ये आई है तो ये 90 माइनस आई है, और ये 90 माइनस आई है। अब आप देखो इनका दोनों का डेविएशन कितना है, ये यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई था, अब ये 2 आई है पूरा का पूरा, ये क्या है पूरा का पूरा 2 आई है, और ये क्या है 180 माइनस 2 आई है, दोनों मिलाकर के 180 माइनस 2 आई है। इसका मतलब ये 180 डिग्री का एंगल हो गया इन दोनों के बीच में, इसके बीच में और इसके बीच में, तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल ही हैं पक्का, चाहे एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ भी हो जाए। आप ध्यान दो ये आई और आई 2 आई है, और ये 90 माइनस आई 90 माइनस आई 180 माइनस आई है, तो जरा इस एंगल और इस एंगल को टोटल करो एक बार, तो 180 आएगा। इसका मतलब ये रे पूरी 180 डिग्री घूम गई है, 180 डिग्री घूमने का मतलब एंटी पैरेलल हो गई है, 180 डिग्री घूमने का मतलब है एंटी पैरेलल हो गई है ना। इस पर विचार करो अच्छी तरह। आप इसको जाए तो ऐसे भी कर सकते हो, अगर आप चाहते हैं तो ऐसे भी चेक कर सकते हो। देखो इधर, ये देखो ये रे, अगर ये मिरर ना होता तो ऐसे जाता, तो ये 90 माइनस आई 90 माइनस आई, ये 290 माइनस आई आता, लेकिन फिर आपके ये इधर गया। अब ये यहाँ पर कितना डेविएट हुआ ये चेक करो, अगर ये मिरर ना होता तो ये रे ऐसे जाती, ऐसे जाती तो ये आई होता है ना, लेकिन ये आई हो गया वापस से, तो फिर कितना घूम गया 2 आई घूम गया। यानी आपके पास में 2 इंटू 90 माइनस आई तो यहाँ घूम गया था, और फिर 2 आई वहाँ घूम गया, तो इसका मतलब 180 डिग्री कुल घूम गया। कोई भी रे अगर 180 डिग्री से टर्न हो रही है, 180 डिग्री से टर्न हो रही है, तो इसका मतलब है कि वो 100% क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। चलिए आगे बढ़िए। हाँ, ये थोड़ा सा सवाल जो है ना लंबा चौड़ा है, इसको समझने की जरूरत है। अ पोल ऑफ हाइट 4 मीटर इज केप्ट बिफोर अ मिरर ऑफ साइज 2 मीटर। लोअर एंड ऑफ द मिरर इज एट हाइट 6 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ओके, horizontal distance between the plane pole and mirror is 2 meter. Up to what minimum and maximum height a man can see the image of the top point of the pole at 4 meter distance from the pole. तो देखिए बात कुछ इस तरह की है, सीन कुछ ऐसा है, आप ध्यान दो। ये ग्राउंड है जी, आप एक बार ग्राउंड देख लीजिए, ग्राउंड देख लिया। अब एक पोल यहाँ है 4 मीटर का, देखिए पोल की साइज कितनी है, 4 मीटर है पोल की साइज, है ना। हाँ, 4 मीटर पोल की साइज है, राइट। अच्छा, केप्ट बिफोर अ मिरर ऑफ साइज 2 मीटर, लोअर एंड ऑफ द मिरर इज 6 मीटर, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड मिरर इज 2 मीटर। ध्यान दो बेटा, ये 4 मीटर है तो इससे 2 मीटर दूर, इससे 2 मीटर दूर, 2 मीटर दूर एक मिरर लगा है जिसकी साइज 2 मीटर है, लेकिन वो 6 मीटर ऊपर लगा है ज़मीन से। ज़मीन यहाँ है तो ज़मीन से 4 मीटर, तो देखो ये हो गया, ये 4 मीटर है ना। अब इससे भी 2 मीटर ऊपर लगा है पोल, यहाँ लगा है, ये आपका मिरर है, और ये मिरर भी 2 मीटर साइज का ही है। अब आप देखो ये वाली डिस्टेंस इन्होंने 2 मीटर दे रखी है, क्योंकि 6 है ना, टोटल 6 है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 4 है, तो इसका मतलब ये 2 मीटर है, और ये 2 मीटर है, ये 2 मीटर है। आपको जो है ये वाला पोल देखना है, पोल का हेड देखना है आपको। देखिए सबसे पहले पोल की एक रे यहाँ से आएगी और रे रिफ्लेक्ट होकर के जाएगी, तो ये एंगल 45 डिग्री होगा पक्का, ये रे रिफ्लेक्ट होकर के जाएगी यहाँ, राइट। ओके, यहाँ से एक रे आएगी, दूसरी रे जो वहाँ जाएगी, और ये रे रिफ्लेक्ट होकर के जाएगी वहाँ। अब आप थोड़ा सा इस गेम को समझिए कि ये क्या हुआ। आपका जो आदमी है ना वो इस मिरर से 4 मीटर दूर खड़ा है, यानी यहाँ पर खड़ा है आदमी, ये 4 मीटर दूर है,
ये आदमी को अब इमेज देखनी है। ये यानी कि ये दो पोजीशन होंगी जहां से उसको इमेज दिखाई देगी। ये दो पोजीशन होंगी जहां से इसको इमेज दिखाई देगी। मैं इसको ब्लैक कलर से लिख देता हूँ, एक पोजीशन ये और एक पोजीशन ये, बस यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। तो ये मिनिमम हाइट आएगी और वो मैक्सिमम हाइट आएगी। अब देखिए मैं मिनिमम हाइट कैलकुलेट कर देता हूँ, मैक्सिमम हाइट बाद में कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले मैं मिनिमम कैलकुलेट करता हूँ। बेटे ये आपका 2 मीटर है, ये आपका 2 मीटर है और ये आपकी हाइट हो गई 2 मीटर। अच्छा ये कितना है? 4 मीटर है, 4 मीटर है। यहाँ पर ये 6 मीटर की हाइट ऑलरेडी है, ये हाइट 6 मीटर की ऑलरेडी है, राइट। अब आप देखो कि ये जो 2 मीटर है यहाँ से यहाँ तक, तो नेचुरली ये 2 मीटर, ये 4 मीटर, तो ये 2 मीटर होगा। आप सोचिए जरा, नहीं सॉरी, ये 2 मीटर है और ये भी 2 मीटर है, तो ये 4 मीटर है, ये 4 मीटर होगा। यानी कि जो मिनिमम हाइट आएगी ना एच मिनिमम, वो आपकी 6 मीटर तो पहले ही थी और 4 मीटर और ऐड कर दो, 10 मीटर आएगी मिनिमम हाइट, ये आएगी। अच्छा अब जरा मैक्सिमम वाला चेक करना। मैक्सिमम वाला ये है कि बेटा ये 2 मीटर है, ये 2 मीटर है, ये 2 मीटर है, तो ये हाइट आपकी 4 मीटर है, 4 मीटर है, ओके। अच्छा और फिर यहाँ से ये कितना होगा, ये देखो आप कि ये 4 मीटर है, तो वो कितना होगा वहाँ से वहाँ तक, वो 8 मीटर होगा। आप बात को समझिए। अगर मैं यहाँ से चेक करता हूँ इसको, तो ये रे है बेटा, अगर ये मैं एंगल कुछ भी ले लूँ, ये 2 मीटर है तो ये 4 मीटर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 4 मीटर है तो वो 8 मीटर होगा वहाँ से वहाँ तक, वहाँ से वहाँ तक 8 मीटर होगा, 8 मीटर। अब मैं ये कहूँगा कि अगर ये 8 मीटर है और ये देखो 6 और ये 2 8 और ये 8 ऑलरेडी 8 है, तो इसका मतलब एच मैक्सिमम आपका 16 मीटर आएगा। देखिए आप कैलकुलेट करो। एक्चुअली क्या हुआ, यहाँ तक आपका 8 मीटर ऑलरेडी है और वो वहाँ का 8 आ रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, 16 मीटर हो गया, राइट। तो 16 मीटर तक की मैक्सिमम पोजीशन है और मिनिमम आपका 10 मीटर। अगर वो 10 मीटर से नीचे की हाइट पर रहता है तो उसको इमेज दिखाई नहीं दे, ये पोल की इमेज दिखाई नहीं देगी। और अगर वो 16 मीटर से ऊपर चला जाता है तो भी इमेज दिखाई नहीं देगी। यानी इमेज दिखाई देने के लिए उसे 10 मीटर से नीचे नहीं आना चाहिए और 16 मीटर से ऊपर नहीं जाना चाहिए। आप करके देखिए, सवाल पढ़िए अच्छी तरह और करके देखिए खुद। अब देखिए यहाँ क्या है, ये सवाल है, एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड एज शोन, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज। बहुत ही बढ़िया बात है। अब इसमें पता है क्या करेंगे हम, मुझे इमेज की वेलोसिटी चाहिए, तो ये 10 मीटर पर सेकेंड इधर आ रहा है बेटा, मैं इसके 2 कंपोनेंट कर दूंगा, एक कर दूंगा पैरेलल टू द मिरर और एक कर दूंगा परपेंडिकुलर टू द मिरर। देखिए ये एंगल 30 डिग्री है, जब ये एंगल 30 डिग्री है तो ये एंगल 30 डिग्री है, तो ये एंगल 60 डिग्री है। तो देखो बेटा 10 का कंपोनेंट मैं यहाँ ले लेता हूँ 5, ये 5 है, और 10 का कंपोनेंट मैं यहाँ ले लूँगा 10√3/2 यानी 5√3। इन्होंने हमें आई कैप यहाँ दे रखा है और जे कैप यहाँ दे रखा है, पक्का। ये आपका ऑब्जेक्ट आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है तो मैं इस ऑब्जेक्ट के 2 कंपोनेंट ले चुका हूँ, एक पैरेलल कंपोनेंट। तो देखिए मैं लिख रहा हूँ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पैरेलल, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पैरेलल। तो पैरेलल ऑब्जेक्ट 5 है, इसका यूनिट वेक्टर आप देखिए। फिर दूसरी बार मैं लिख रहा हूँ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर, इसका मैग्नीट्यूड 5√3 है, इसका यूनिट वेक्टर आप देखिए, चेक करो। तो देखो मैं इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर लिख रहा हूँ, इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर जो है ना इधर से 30 डिग्री है और इधर से माइनस है, तो मैं लिख दूंगा cos 30 डिग्री, cos 30 आई कैप माइनस sin 30 जे कैप। चेक करो आप, माइनस sin 30, सॉरी माइनस sin 30 जे कैप, राइट। ओके अब ध्यान दीजिए
वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज परपेंडिकुलर। तो ये वाला मिरर के परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। ये आपका मिरर ये है ना, तो मिरर के परपेंडिकुलर तो यही होगा, राइट। ये आपका इसका आपको यूनिट वेक्टर लिखना है। यूनिट वेक्टर जब इसका लिखेंगे तो ये आएगा cos 60 i कैप माइनस साइन 60 j कैप। आप चेक करिए प्लीज, ये आपका पैरेलल वाला जो कंपोनेंट है कभी नहीं बदलता, परपेंडिकुलर वाला उल्टा हो जाएगा, एकदम नेगेटिव हो जाएगा। तो देखिए मैं पैरेलल वाले को तो चेंज करूंगा ही नहीं, पैरेलल वाले को तो मैं चुपचाप लिख देता हूँ 5√3/2 i कैप माइनस 5/2 j कैप। देखो बेटा ये पैरेलल वाले को मैंने बदला ही नहीं है, लेकिन मैं जो परपेंडिकुलर वाला है इसको मैं नेगेटिव करके और फिर इमेज की वेलोसिटी लिखूंगा, फिर इमेज की वेलोसिटी लिखूंगा। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे देखना 5√3, पहले तो इसी को लिख लूँ अच्छी तरह से, 5√3, यहाँ देखिए cos 60 i कैप, cos 60 i कैप यानी 1/2 i कैप और माइनस √3/2 j कैप, ये आया। अब मैं वेलोसिटी ऑफ इमेज कंप्लीट लिख देता हूँ। तो देखिए मैं वेलोसिटी ऑफ इमेज पूरा लिखूंगा, एकदम एक झटके के अंदर लिखूंगा। और पता है मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा VO पैरेलल माइनस V ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर वेक्टर। ये हम इसको नेगेटिव करेंगे परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट को, और पैरेलल वाले को तो चेंज भी नहीं करेंगे हम जरा सा भी। अब आप जरा चेक करो सारे को, सारी कैलकुलेशन चेक करो। तो ये आएगा 5√3/2 i कैप माइनस 1/2 आएगा ना, ये यहाँ पे गलती से 5 लिख दिया, 1/2 आएगा, 1/2 j कैप, 1/2 j कैप। ये आपका बेटा पैरेलल कंपोनेंट चुपचाप रख दिया हमने, है ना। अब इसको हम नेगेटिव करके लिखेंगे, इसको हम नेगेटिव करके लिखेंगे। तो मैं लिखूंगा माइनस 5√3 1/2 i कैप और माइनस √3/2 j कैप। बस यही आपका आंसर होगा, यही आपका आंसर होगा। वेलोसिटी ऑफ इमेज डायरेक्ट आएगी अब आपकी। तो आप देखिए ये √3/2, ये √3/2, ये क्या हो रहा है भाई, ऐसे कैसे? एक मिनट जरा, ये हमने शायद ये गलत लिख दिया है ना, पैरेलल वाला। हाँ सॉरी, ये यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, ये वाली चीज़ यहाँ माइनस आएगा। हाँ अब सही है। अब चेक करो आप, तो 5/2, तो ये आएगा माइनस 5√3 i कैप, माइनस 5√3 i कैप। और ये आएगा आपका ये 5/2 और वो प्लस आ जाएगा प्लस 5 j कैप। चेक करिए आप, ये आपकी वेलोसिटी ऑफ इमेज आ गई पूरी की पूरी। तो देखिए हमने कुछ नहीं किया, हमने क्या किया कि वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालनी थी। तो हमने जो मिरर का जो दे रखा था फिगर वगैरह, हमने किसी पर कुछ भी नहीं किया। एक इसका पैरेलल कंपोनेंट निकाला जो मिरर के कंपोनेंट पैरेलल है, और एक परपेंडिकुलर निकाला जो मिरर के परपेंडिकुलर है। और हमने क्या किया, परपेंडिकुलर वाले को रिवर्स कर दिया, पैरेलल वाले को एज सच रख दिया है, पैरेलल वाले को क्या रख दिया, एज सच रख दिया है, कोई चेंज नहीं किया है पैरेलल वाले में। अगला सवाल देखिए आप, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज 1 विथ रेस्पेक्ट टू इमेज 2। देखो बेटा एक बात सुनो, यहाँ पर दो मिरर है, एक मिरर 2 है और एक मिरर 1 है। मिरर 1 ये है, आप ध्यान दीजिए, मिरर 2 ये है। हमें चाहिए इमेज 1 विथ रेस्पेक्ट टू इमेज 2, वेलोसिटी ऑफ इमेज 1। वी वांट वेलोसिटी ऑफ इमेज 1 विथ रेस्पेक्ट टू इमेज 2। दिस इज क्वेश्चन। ये है। तो सबसे पहले ये आपका ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी दे रखी है आपको u। तो बेटा सबसे पहले तो मैं बता दूं कि वेलोसिटी ऑफ इमेज 2 विल बी सेम, क्योंकि पैरेलल चल रहा है। पैरेलल में तो बदलाव आता ही नहीं है, चेंज आता ही नहीं है कुछ भी। तो इमेज 2 की जो वेलोसिटी आएगी इस मिरर के अंदर वो सेम आएगी, वो ui आ गई। तो हमारा एक काम तो कंप्लीट हो गया, क्योंकि इस पर मैं कुछ भी नहीं सोचूंगा। अब हम उस पर सोचेंगे बहुत अच्छी तरह से, उस पर बड़ा अच्छे से विचार करेंगे। तो देखिए ये जो वेलोसिटी आ रही है u, इसके मैं दो कंपोनेंट करूँगा। एक कंपोनेंट करूँगा इस मिरर के पैरेलल और एक कंपोनेंट करूँगा परपेंडिकुलर।
ये आएगा यू कॉस थीटा। तो देखिए मैं बता रहा हूँ कि वेलोसिटी ऑफ इमेज 2 लिख रहा हूँ मैं, आप देखना जरा मैं क्या गड़बड़ करता हूँ। मैं जानबूझ करके ऐसा लिखना चाह रहा हूँ, मेरी इच्छा ऐसी ही हो रही है। वेलोसिटी ऑफ इमेज 2 लिख दूँ डायरेक्ट? चलो एक काम करो, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट लिख दो एक बार। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट लिख दो एक बार 2 के रेस्पेक्ट में, फिर इमेज हम बाद में लिख देंगे, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, तो देखो बेटा ये वाला आपका पैरेलल कंपोनेंट है। पैरेलल कंपोनेंट मैं कहूँगा यू कॉस थीटा, ये पैरेलल कंपोनेंट है बेटा यू कॉस थीटा। उसका यूनिट वेक्टर बताना जरा। यू कॉस थीटा का यूनिट वेक्टर आएगा कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, ये यूनिट वेक्टर आया है जी, राइट। अब जरा ये वाला कंपोनेंट लो, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा, तो प्लस यू साइन थीटा इसका मैग्नीट्यूड है। अब जरा इसका यूनिट वेक्टर बताओ, किसका, ये जो वेक्टर है इसका यूनिट वेक्टर बताओ। इसका यूनिट वेक्टर बनाना है, ये 90 माइनस थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये आएगा साइन थीटा आई कैप माइनस कॉस थीटा जे कैप, ये आ गया है। अब देखो इसमें क्या होने वाला है कि इमेज की जो वेलोसिटी आएगी वो डायरेक्ट आपके पास में आप लिख सकते हैं क्या, वेलोसिटी ऑफ इमेज 2। तो आप कुछ मत करिए, जो इसका पैरेलल कंपोनेंट है उसे तो एच सच रहने दो और उसको माइनस करके लिख दो, बस काम खत्म। तो देखो मैं यहाँ से लिख रहा हूँ यू कॉस स्क्वायर थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा कॉस थीटा जे कैप। ये आपका पैरेलल वाला कंपोनेंट आ गया जो मिरर के पैरेलल है। अब हम वहाँ पे माइनस लगा देंगे इसके आगे वाले में, है ना। तो देखिए माइनस यू साइन स्क्वायर थीटा आई कैप माइनस नहीं प्लस यू कॉस थीटा साइन थीटा जे कैप। बस ये हमारा आंसर आ गया बेटा। ये वेलोसिटी ऑफ इमेज 2 आया है, सॉरी अभी आंसर नहीं आया, क्योंकि हमें निकालना था वेलोसिटी ऑफ इमेज 1 विथ रेस्पेक्ट टू इमेज 2, है ना। हाँ ये इमेज 2 की वेलोसिटी आ रही है, आप चेक करना जरा। ये आ रहा है यू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है बेटा कॉस 2 थीटा आई कैप, कॉस 2 थीटा आई कैप। ये है यू साइन थीटा कॉस थीटा, ये है यू कॉस थीटा साइन थीटा, यानी 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये आ जाएगा आपका प्लस साइन 2 थीटा जे कैप। ये आपका जवाब आ गया, वेलोसिटी ऑफ इमेज 2 हो गया। अब देखिए सवाल आपसे क्या पूछा गया है, सवाल पूछा गया है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज 1 विथ रेस्पेक्ट टू इमेज 2, यानी वेलोसिटी ऑफ इमेज 1 विथ रेस्पेक्ट टू इमेज 2 पूछा गया है। तो देखिए अब हम निकाल रहे हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज 1 विथ रेस्पेक्ट टू इमेज 2 पूछा गया है। तो मैं क्या करूँगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज 1 माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज 2 लिखूँगा बेटा, तभी तो आएगा ये। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज 1, वेलोसिटी ऑफ इमेज 1, अच्छा इसको एक्चुअल में 1 कहा है, ओहो इसको तो 2 कहा है इन्होंने, राइट। तो बेटा इसको 1 लिखो, ये एक्चुअल में मैंने गलती से 2 लिख दिया, इसको 1 लिखिए। 1 ब्लैक पेन से लिख देता हूँ, है ना। 1 ये 1 है, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो बेटा, करिए जरा सब्ट्रैक्ट। तो ये आएगा u cos 2 थीटा माइनस 1 आई कैप प्लस साइन 2 थीटा जे कैप। आप चेक करो, तो अब आपके पास में ये वेलोसिटी आ गया। आपको इसका मैग्नीट्यूड चाहिए अगर, तो मैग्नीट्यूड ऐसे आ जाएगा, देखो वेलोसिटी ऑफ इमेज 1 माइन विथ रेस्पेक्ट टू इमेज 2, ये वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड निकालो। तो ये u कॉमन आएगा और अब आप इसको यहाँ पे स्क्वायर करके रूट लो। तो देखो कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस 1 माइनस 2 कॉस 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा, ये आया बेटा, है ना। कुल मिला के आपके पास में आंसर आ गया है u और अंडर रूट, ये 1 होगा, ये 1, तो ये 2 माइनस 2 कॉस 2 थीटा। और जब ऐसा हुआ तो आप इसमें से अंडर रूट 2 को बाहर निकाल दें और ये आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा।
cos 2 थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यानी यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर थीटा आ गया, यानी ये आ जाएगा 2u साइन थीटा। चेक करना जरा, ये आपका आंसर है, राइट। ये चीज़ हो गई। तो अप टू यहाँ तक जो है, अब ये एक चीज़ है लोकेटिंग द इमेज ड्यू टू 2 फेसिंग मिरर्स। देखिए कल मैंने आपको 2 फेसिंग मिरर्स के बारे में बताया था। उसमें मैंने कहा था कि अगर एक मिरर यहाँ है और एक मिरर यहाँ है, ये 2 मिरर है, दोनों के बीच में एंगल कुछ भी है, कुछ भी है। अगर आपने यहाँ एक ऑब्जेक्ट रख दिया है और ये ऑब्जेक्ट कि ये लाइन जो है इसका एंगल मैं मान लेता हूँ अल्फा है और इसका एंगल मान लेता हूँ मैं बीटा है। अब आपको इस ऑब्जेक्ट की इमेज इसके अंदर बनेगी, इस ऑब्जेक्ट की इमेज इसमें बनेगी, फिर इस इमेज की इमेज उसमें बनेगी, फिर उस इमेज की इमेज इसमें बनेगी। तो वो कैसे बनेगी, कैसे लोकेट करोगे आप इमेज को? तो वो बड़ा सिंपल सा रूल है, आप अगर उस रूल को फॉलो करेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखो ये हम एक यहाँ पे सर्कल बना देते हैं, तो सबसे पहले तो आप एक सर्कल ड्रॉ कर दीजिए, कर दिया ड्रॉ, बस अब आपका काम हो गया। ये अल्फा है तो आप यहाँ पर अल्फा एंगल ले लीजिए, अल्फा एंगल। ये एंगल बीटा है तो आप यहाँ पर बीटा एंगल ले लीजिए, जितना बाहर उतना अंदर। ये रूल था हमारा कि जो प्लेन मिरर होता है उससे जो इमेज बनती है वो उतना ही दूर बनती है जितना दूर ऑब्जेक्ट होता है, राइट। 1 मिनट ज़रा, रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही? हाँ हो रही है। उतना ही दूर बनता है। तो आपका ये यहाँ अल्फा हो गया, ये यहाँ बीटा हो गया। अब देखो ये यहाँ से बीटा एंड बीटा, 2 बीटा हो गया। तो अगली जो पोजीशन आएगी ना हमारी, अगली जो पोजीशन आएगी इस ऑब्जेक्ट के लिए वो आएगी आपकी अल्फा प्लस 2 बीटा, इधर की तरफ से अल्फा प्लस 2 बीटा। इसी तरीके से अगर आप ये लेंगे, ये अल्फा और अल्फा, ये 2 बीटा है, तो अगर आप इस इमेज की पोजीशन वहाँ से लेंगे तो वो आएगी बीटा प्लस 2 अल्फा, बीटा प्लस 2 अल्फा। और इस तरह से आप आगे बढ़ाते चले जाइए। जैसे यहाँ से बीटा प्लस 2 अल्फा हो गया, फिर आगे आ जाएगा अल्फा प्लस 4 बीटा, और फिर आपके आ जाएगा बीटा प्लस 4 अल्फा। सवाल उठता है कि कौन सी इमेज लास्ट बनेगी, कौन सी इमेज फाइनल बनेगी, जो कि फिर उसके बाद में इमेज नहीं बनेगी। तो देखिए सुनिए, जब आप इसको इधर से इमेज बनाना शुरू करेंगे और इधर से इमेज बनाना शुरू करेंगे, तो पहली इमेज यहाँ बनाइए, फिर अगली इमेज यहाँ बनाइए, फिर अगली इमेज यहाँ बनाइए, फिर अगली इमेज वहाँ बनाइए, फिर अगली इमेज यहाँ बनाइए, फिर अगली इमेज यहाँ बनाइए। जिस पॉइंट पर ये इमेज क्रॉस कर जाएंगी एक दूसरे से, फिर उसके आगे इमेज नहीं बनेगी, क्योंकि फिर रे जो फील्ड ऑफ व्यू है ना वो गायब हो जाएगा, फील्ड ऑफ व्यू गायब हो जाएगा। एक्चुअल में इसका फील्ड ऑफ व्यू और इसका फील्ड ऑफ व्यू दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे, उसके बाद फिर फर्दर इमेज नहीं बनेंगी। तो ये आपको समझ लेना चाहिए, सिंपल है, एकदम सिंपल है। तो कल हमने जो वो फॉर्मूला बनाया था ना कि n = 360/θ, अगर ये इवन नंबर है तो इमेज क्या होगी, n-1 होगी। इवन नंबर है तो इमेज n-1 होगी, है ना। और अगर ऑड नंबर है तो अगर सिमेट्रिक प्लेस किया है तो इमेज n-1 होगी, कल हमने बताया था आपको। और अगर असिमेट्रिक प्लेस किया है तो इमेज फिर n ही बनेगी, ये हमने बताया था। आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरह से, राइट। चलिए, तो ये आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, और इसमें से किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो वो जूम सेशन में डिस्कस कर सकता है।